This is our first video lecture on biology's first chapter, that is life process. Video lecture on biology's first chapter, that is life process. Although we had a discussion about this chapter, but I will start this chapter from the beginning. So let's start it and let's see what we have to go through in this chapter systematically. सो बिफोर बिगिनिंग व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, हमको ये पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ प्रोसेस? सो लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द बेसिक फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है यानी कि डाइजेशन. जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हमको सर्वाइवल में मदद करते हैं, उन सभी बेसिक फंक्शंस को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सभी की सभी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करना है तो कोई भी काम करने के लिए टू डू वर्क यू रिक्वायर एनर्जी, एंड ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेट बाय फूड, है ना? ओके, इस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी चीज़ को, संसार में जितनी भी हमारे पास क्रिएचर्स हैं, किसी को हम लिविंग या नॉन लिविंग कब बोलेंगे? ओके, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? whether an object or whether a creature is having life or not, is living or non living, उसके लिए एक ही क्राइटेरिया हमारे पास, और उस क्राइटेरिया को हम कहते हैं मूवमेंट. अब चाहे वो इंसान हो, इंसान मूव करता है तो हमें पता लगता है कि वो जिंदा है. कई बार आपने देखा होगा कि सपोज अगर कोई एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि दैट वेदर द इंजर्ड पर्सन इज अलाइव और नॉट, और उसके लिए उसकी सांसें चेक की जाती है, उसकी ब्रीदिंग चेक की जाती है, उसका पल्स रेट देखा जाता है. सो व्हाट इज वी आर लुकिंग फॉर कि वो मूव कर रहा है या नहीं, उसका हार्ट बीट कर रहा है या नहीं, या फिर वो सांस ले रहा है या नहीं, उसकी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है या नहीं. तो मूवमेंट है. तो अगर मूवमेंट होता है तब हम ये जान लेते हैं दैट यस, दैट द पर्सन इज लिविंग बट अनकॉन्शियस. Same thing happens with the plants also, although they do not move, they do not walk, they do not run, but plants grow, and their growth is equated to the movement. Since their process of growth is very gradual, very slow process, but we cannot deny that they are non-living. They are living because their growth shows. हमारे पास ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंस्टेंटली हमको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि एक आपके पास पिक्चर में देखा जा रहा होगा, वी हैव टच मी नॉट प्लांट. आप जैसे ही उस प्लांट को टच करते हो ना, वो टच अपने आप वो सिकुड़ जाता है, वो प्लांट जिसको हम छुई मी भी बोलते हैं हिंदी में. सो दीज मूवमेंट शो दैट प्लांट इज लिविंग. तो अगर आपसे कोई भी पूछे दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई whether an organism is living or non-living, whether a creature is living or non-living, तो हमारे पास एक ही जवाब है, दैट इज मूवमेंट. ओके, अब उस टॉपिक पे वापस आते हैं कि अब देखो, आपको मूवमेंट करना है या कोई भी लाइफ प्रोसेस करना है, यू रिक्वायर एनर्जी, एंड ऑल these requirements of energy are fulfilled by having only one thing, that is called food. तो खाना ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से आप सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाते हैं और ज़िंदा रह पाते हैं. लॉकडाउन में ही देख लो,
सरकार का मेन फोकस यही है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर सिटीजन्स ऑफ द नेशन। खाने की कमी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि खाना नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो लाइफ प्रोसेस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जब सारे फंक्शंस ढंग से परफॉर्म नहीं होंगे तो अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई। सो अगर लाइफ प्रोसेस परफॉर्म तरीके से होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए, देन यू शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन यू शुड हैव। ओके, लेट्स रीड। Food provides energy to organisms, which further helps to perform basic functions to maintain survival on Earth. Without food, the basic unit of life, that is cell, will not work, and ultimately tissue, organs, and organ systems too will not work. अगर आप खाना नहीं खाओगे तो सेल को या सेल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, सेल की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगे तो टिश्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, टिश्यू से ऑर्गन्स पे पड़ेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स पे पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली वो एक लिविंग बीइंग पे इम्पैक्ट करेगा जिसकी वजह से इट मे डाई। सो फूड इज़ द ओनली फ्यूल टू मेक सर्वाइवल कंटिन्यूअस। अगर जीना है तो खाना होना चाहिए। ओके, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड since the environment is not under the control of the individual organism। सही बात है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो खा रहे हैं बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो भी वही खाएं। अर्थ हैज़ डाइवर्स अमाउंट ऑफ या डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सबका जीने का तरीका अलग अलग है, पर सबको फूड चाहिए। सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, पर सबको फूड चाहिए टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। कोई हर्बीवोरस है, कोई कार्निवोरस है, तो कोई ओमनिवोरस है, और कोई अपना खाना खुद ही बनाता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज बोल दें या फिर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बोल दें। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow। तो जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हम ले रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसका टूटना ज़रूरी है बॉडी के अंदर जाकर, ताकि वो एनर्जी रिलीज़ करे, और एनर्जी रिलीज़ होगी तभी उस एनर्जी को हम प्रोवाइड कर सकेंगे डिफरेंट सेल्स को, और डिफरेंट सेल्स फिर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट हैपन्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे ही हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं दिमाग में दो नाम ज़्यादातर आते हैं, दैट इज़ अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा, पैरामीशियम ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हमें ये पढ़ना है दैट हाउ दे परफॉर्म लिविंग लाइफ प्रोसेसेस उनकी, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड हैं तो वो पूरा का पूरा जो एक सेल है कैसे न्यूट्रिशन ग्रैब करता है। ओके, तो दोस्तों जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइजेशन के लिए अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास सर्कुलेशन के लिए अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड वी हैव एक्सक्रीशन के लिए अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ऐसा एज सच कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, in the case of single celled organism no specific organs for taking in food, खाना खाने के लिए, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। तो उनको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा जो सेल है वो एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है और फिर एनवायरनमेंट से वो एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि वो कैसे एक्सचेंज करें। एक्सचेंज करने के लिए एक प्रोसेस भी होना चाहिए, तो यस उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द की टू लाइफ प्रोसेस इज इन सच ऑर्गेनिजम्स। ओके,
अब डिफ्यूजन क्या है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन क्या होता है, कि ऑल्दो केमिस्ट्री में भी पढ़ा था बट बायो वाले डिफ्यूजन की बात करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड या वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड द सेल। डिफ्यूजन क्या है? पानी का या फूड का मूवमेंट होना ऐसे एरिया से जहाँ पर उसकी अमाउंट ज़्यादा है, उस एरिया पर जहाँ पर उसका अमाउंट कम है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। जहाँ अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा? जहाँ अमाउंट कम है। ओके। डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस अपने परफॉर्म करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन की मदद से अपना लाइफ प्रोसीड कर सकते हैं, अपना लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। वाई? रीज़न जान लेते हैं। वाई डिफ्यूजन इज़ नॉट पॉसिबल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? पहला रीज़न, डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस। सही बात है, हमारी बॉडी इंस्टेंटली रिक्वायर करती है किसी भी चीज़ को, तो उसको डिमांड भी उसका इंस्टेंटली फुलफिल होना चाहिए। डिफ्यूजन इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है कि वो बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को उतनी तेज़ी के साथ फुलफिल कर सके। दूसरा रीज़न, बॉडी डिज़ाइन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ कॉम्प्लेक्स। सही बात है, वी हैव सेल्स, वी हैव टिश्यूज़, वी हैव ऑर्गन्स, तो वहाँ डिफ्यूजन कारगर साबित नहीं होता। बॉडी साइज इज़ इंक्रीजिंग या लार्ज, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है। हेंस दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। देयर इज या दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर अनलाइक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में या मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, which means that different organs are made to perform different functions. different organs different functions perform करेंगे ताकि इतने बड़े शरीर की, इतने कॉम्प्लेक्स शरीर का जो रिक्वायरमेंट है वो सिस्टमेटिकली और टाइमली सेटिस्फाई किया जा सके। ओके। पर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन क्यों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सक्सेसफुल है, बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, इस चैप्टर को में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक वाइज में सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। न्यूट्रिशन पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए पढ़ना है। डाइजेशन हमने ह्यूमंस के लिए पढ़ना है, यानी कि अगेन एनिमल्स के लिए पढ़ना है, हमको सिर्फ सिर्फ एनिमल्स के लिए पढ़ना है डाइजेशन। रेस्पिरेशन दोनों के लिए पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए पढ़ना है, एक्सक्रीशन दोनों के लिए पढ़ना है। और ये भी बता दूं कि कुछ लाइफ प्रोसेस ऐसे भी हैं जो हमें चैप्टर की फॉर्म में करिकुलम में डाले गए हैं, जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज डिफरेंट और सेपरेट चैप्टर इन आवर बुक। वी हैव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन अगेन एक अलग चैप्टर है हमारे लिए। जबकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट एंड रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आर दे कम अंडर द डोमेन ऑफ लाइफ प्रोसेस, बट वी हैव टू स्टडी देम इन डिटेल। तो उन दोनों को हमने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड रहेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, खाना खाता है, यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी, उसका इस्तेमाल करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए,
और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में एंड सो ऑन। और अगर जो फूड इस्तेमाल नहीं हो पाता, दैट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशनरी प्रोसेस। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, खाना से एनर्जी डेराइव करता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स, बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को कम फुलफिल करने के लिए। अब बॉडीली रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट की मुझे एनर्जी चाहिए, सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है एक्टिवेट होने के लिए। ग्रोथ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। टिश्यू कोई अगर ख़राब हो गया है, सेल कोई ख़राब हो गया है, उसको रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है एंड सो ऑन। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि जब अगर आपको अपनी गाड़ी चलानी है, कोई स्कूटी चलानी है, तो उसकी आप प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग कराते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, है ना? उसमें ऑयल डालते हैं। दैट इज़ जस्ट डन टू मेक श्योर कि हमारा जो व्हीकल है वो स्मूथली चले और उसमें कोई ख़राबी ना आए। इसलिए हमें भी अपनी बॉडी को एक व्हीकल एज्यूम करके उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करती रहनी चाहिए। ठीक है? नाउ न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? Nutrients are those elements in the food that are required for the growth, repair and regulation of body processes. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। ये सभी की सभी न्यूट्रिएंट्स हम लोग डराइव करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, सबको पता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर खाना खुद पकाया जाता है, और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ खाना दूसरे पे डिपेंड होकर डराइव किया जाता है। यहाँ खाना खुद नहीं पकाया जाता और यहाँ खाना पकाया जाता है खुद। So autotrophic mode of nutrition, it is a mode of nutrition where green plants, ध्यान रखना, green plants prepare their food from simple inorganic substances like carbon dioxide, chlorophyll, water, soil in presence of sunlight। तो पूरा पूरा फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है यहाँ पर। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म्ड बाय ओनली ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के बिना हम खाना नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, where an organism is unable to synthesize its own food, अपना खाना खुद नहीं पका सकता, and therefore has to rely on other sources पे उसको डिपेंड करना पड़ता है, स्पेशली प्लांट एंड एनिमल मैटर। अगर हम अपनी लेमन लैंग्वेज में बोलें कि अगर वो प्लांट पे डिपेंड करता है तो हम उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, और अगर वो एनिमल मैटर पे डिपेंड करता है तो हम उसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। तो अगर आप प्लांट पे डिपेंड करते हैं या एनिमल पे डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स यू हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, जिसको हम सैप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं, एंड पैरासाइटिक। ओके, सो लेट्स स्टडी फर्स्ट होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इंजेशन and internal processing of solid and liquid food in an organism. This involves the steps of ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे बारे में बात करता है, जहाँ पर हम खाना खाते हैं, किसी और पे डिपेंड रहकर खाना खाते हैं और फिर उसी खाने की प्रोसेसिंग करते हैं अपनी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में कई सारे फर्दर स्टेप्स आते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आज, जैसे कि इंजेशन का मतलब खाना खाना, डाइजेशन का मतलब खाना डाइजेस्ट करना, पचाना, एब्जॉर्प्शन यानी कि उस खाने को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन यानी कि उस डाइजेस्टेड खाने को ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेट करना,
एंड एक्सक्रीशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से आउट करना। तो जो भी लाइफ प्रोसेस, जो भी न्यूट्रिशन हम लोग यानी कि एनिमल्स अडॉप्ट करके बैठे हैं, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? Moving on the second type of nutrition, that is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition basically ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेड पार्ट पे या डेड एंड डिकेड मैटर पर रिलाई करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और वहीं से एनर्जी डराइव करते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी. They are an important part of the ecosystem as they help to keep our environment clean and recycle nutrient back into the ecosystem. सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेड मैटर पे रिलाई तो करते ही हैं, साथ साथ वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि वो इकोसिस्टम में इन चीज़ों को जिनकी अब ज़रूरत नहीं है उनको रिसाइकिल करने में, उनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया। एंड लास्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का तो बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना वायरस है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कोरोना वायरस? बॉडी में घुस रहा है, बॉडी के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, जब तक बॉडी के बाहर होता है तो इनएक्टिव होता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर घुस जाता है तो एक्टिव हो जाता है, और उसी बॉडी का सारा सोर्सेज इस्तेमाल करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बिल्कुल एक उस बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो घर में घुसता है और आपके सारे के सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करता है। Organisms that live in or on other organisms and acquire food at the expense of its host. होस्ट यानी कि जिस बॉडी में वो रह रहा है, तो आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जैसे कि वायरस, लीस, टेपवर्म्स। वायरस का तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लीस का मैं बता देता हूँ। लीस होता है सर के जुएं, जो हमारे स्कैल्प पर बैठकर स्कैल्प से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ बता दूं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के ऊपर बैठते हैं यानी कि सरफेस पे रहते हैं, और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं। तो पैरासाइट्स में अगर वायरस की बात करूं तो वायरस को मैं बोलूँगा एंडो पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये पैरासाइट ऐसा पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर जाके रहता है, तो एंडो, ENDO, एंडो पैरासाइट। ऐसे ही अगर मैं लीस की बात करूं तो लीस इज एक्सो पैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के बाहर रहता है, स्कैल्प में रहता है, बॉडी के अंदर नहीं घुसता। एंड टेपवर्म इज अगेन एंडो पैरासाइट। तो these all are three types of heterotrophic nutrition, that is holozoic, saprophytic and parasitic, जिसमें से हमको सिर्फ holozoic nutrition पढ़ना है when we will study about animals। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा न्यूट्रिशनल प्रोसेस को कैरी आउट करता है। उसके बाद हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले देखा जाए तो जब भी कोई फूड पार्टिकल होता है अगर अमीबा के पास में आ गया, तो दिस इज़ द फूड पार्टिकल दैट इज़ नियर टू द सरफेस ऑफ अमीबा। ये अमीबा का जो मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आसपास ये फूड पार्टिकल आता है, तो अमीबा क्या करता है, उसके आसपास उसको घेर लेता है, एंड दिस स्ट्रक्चर दैट इट फॉर्म्स इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ओके, स्यूडोपोडिया कोई परमानेंट नहीं होता, ये तभी बनता है जब अमीबा को फील होता है दैट समथिंग ईटेबल, समथिंग एडिबल इज अराउंड इट्स सरफेस। तो ये जो पूरा फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ फूड पार्टिकल पास में आया और स्यूडोपोडिया तैयार हुआ फूड पार्टिकल के आसपास, इसको हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन इज इन टेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल। तो सेकंड प्रोसेस में देखिए पूरी तरह घेर लिया गया है, और उसको उन्होंने क्या किया, सेकंड प्रोसेस में ये पूरा का पूरा फूड पार्टिकल अब साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म में जब ये फूड पार्टिकल आ गया, तो जितने भी एंजाइम्स हैं अमीबा के अंदर, वो सब के सब अटैक करेंगे इसके ऊपर, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें से कुछ
फ़ायदेमंद चीज़ें निकलेंगी जो इस्तेमाल किए जा सकती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें होंगे। ओके, तो जब इसको तोड़ा जाएगा, इस पे अटैक किया जाएगा, इट विल ब्रेक, इट विल split, and after its breaking it will release some nutrients, and this process is called digestion। कि जितने भी एंजाइम्स थे इस फूड पार्टिकल के ऊपर उन्होंने अटैक किया एंड दे derived nutrients from it। so this is digestion। the second part is digestion। now खाना खा लिया, खाना पचा लिया, अब उस खाने को जो पचाया है, जो डाइजेस्ट किया है, उस खाने को एब्जॉर्ब भी करना है। तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हुआ था, उसके बाहर ये जो पिंक लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे करके अमीबा के अंदर जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। अब यहाँ एसिमिलेशन का मतलब है दैट whatever digested food has been absorbed by the amoeba will be transported to all of its cell organelles। ओके, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, हर सेल ऑर्गेनल के पास वो डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाएगा वाया साइटोप्लाज्म। एंड देन फाइनली इजेशन। अब ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो खाया वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, एंड सो अब अमीबा क्या कर रहा है, जो भी अनवांटेड अनडिज़ायरेबल मटेरियल था उसके अंदर, उसको उसने बॉडी से आउट कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो सबसे पहले इंजेशन हुआ, इनटेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन हुआ, स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि एब्जॉर्बिंग द फूड कंटेंट दैट इज बीन derived फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, एंड एसिमिलेशन हुआ, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, एंड फाइनली इजेशन हुआ, विच इज removal of the undigested food। So this is how holozoic nutrition is carried out in single-celled organism like amoeba। Okay, now we have to study nutrition in plants, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन फॉलो किया जाता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसी बात करते हैं तो दिमाग में एक ही प्रोसेस नाम याद आता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्राइमरी क्लासेस से पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम वो जानेंगे। तो क्या होता है, सनलाइट एनर्जी। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, शायद ही आप लोगों ने आज तक सोचा होगा कि क्लोरोफिल करता क्या है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड जो भी पानी इस्तेमाल हो रहा था H2O, जितना भी पानी इस्तेमाल हो रहा था H2O, उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, किसमें होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। देखो, यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स थे पानी के, बाद में वो 6 मॉलिक्यूल्स ही रह गए, यानी ब्रेकडाउन हुआ पानी का, पानी को तोड़ा गया। और जो भी CO2 प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, उस CO2 को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, यानी कि खाने में। ग्लूकोज वो खाना है जो फोटोसिंथेसिस में तैयार हुआ है। ठीक है, तो क्या था प्रोसेस, सबसे पहले लाइट एनर्जी, बेसिकली सनलाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो भी लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है टू ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड लेटर ऑन एंड फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जो एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका
फाइनल कन्वर्जन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज ग्लूकोज में। तो दिस इज द फाइनल स्टेप। एक बात का ख्याल रखिए कि एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा हाउ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन प्लांट्स, हमको ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स एज इट इज मेमोराइज कर कर लिख कर आनी है। ओके, प्लस साथ में ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मदद करेगी। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता हूँ कि फोटोसिंथेसिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आना चाहिए कि क्या ज़रूरी है कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस इसी ऑर्डर में हो? तो आंसर इज नो। ठीक है, इज इट नेसेसरी दैट दीज स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर ऑर्डर? आंसर इज नो, ज़रूरी नहीं है। अब अपनी इस नो को जस्टिफाई करने के लिए हम डेजर्ट प्लांट्स की मदद लेंगे। अब डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स की एक कमज़ोरी ये है कि अगर वो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, यानी कि आपको स्टोमेटा के बारे में पता होगा, स्टोमेटा, अगर वो स्टोमेटल पोर दिन के समय खोल दिया जाएगा तो उस स्टोमेटल पोर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो उड़ जाएगा लीव्स में से, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। देयर विल बी ह्यूज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स और द प्लांट्स इफ स्टोमेटल पोर इज ओपन्ड ड्यूरिंग डे आवर्स। ओके, तो क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स भी चालू हैं। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, अपना स्टोमेटल पोर रात को खोलते हैं और रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, एक फॉर्म तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अगले दिन फोटोसिंथेसिस होगा, वो क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे एज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड क्लोरोफिल की मदद से जो भी सनलाइट एनर्जी इस्तेमाल होगी, जो भी एब्जॉर्ब की जाएगी, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी फोटोसिंथेसिस में। तो कहने की बात ये है कि जहाँ ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को कंज्यूम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर ओपनिंग इन डे लाइट आवर्स, वहीं पर डेजर्ट प्लांट्स जो हैं स्टोमेटल पोर को नाइट आवर्स में ओपन करते हैं एंड अगले दिन अपना खाना बनाते हैं। जबकि ग्रीन प्लांट्स में खाना और स्टोमेटल पोर दोनों के दोनों तैयार होते हैं या खुलते हैं सिर्फ डे आवर्स में। तो इस बात को बहुत गहराई से समझनी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वे फूड इज़ प्रिपेयर्ड बिटवीन डेजर्ट प्लांट्स एंड अदर ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ क्लोरोफिल जो है सनलाइट एनर्जी दिन में ले रहा है, वहाँ पे भी दिन में लेगा, पर यहाँ स्टोमेटा जो है, यहाँ जो स्टोमेटा है वो CO2 दिन में लेता है, पर यहाँ जो स्टोमेटा है वो CO2 एक दिन पहली रात को ले लेता है, ताकि अगले दिन स्टोमेटल पोर को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे कैरी आउट करते हैं। तो चलिए अब ये पढ़ लेते हैं कि लीव्स में ऐसे कौन कौन से सहायक सेल्स होते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को सक्सेसफुली कैरी आउट करने में मदद करते हैं हमको। ओके, तो सबसे पहले हम स्टोमेटा की बात करते हैं। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। तो दिस इज स्टोमेटा। ठीक है, दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर जो है ये हेल्प करता है, और ये वही पोर होता है जिसके थ्रू वाटर या फिर गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये जो पोर है, इस पोर को
दो गार्ड सेल्स ने घेरा हुआ है। किडनी की शेप के होते हैं ये, या फिर हम बोल लें जो राजमा की जो शेप होती है वैसी शेप के ये सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? गार्ड सेल्स का काम होता है कि वो इस ओपनिंग को क्लोज या बंद करेंगे या इसको खोलेंगे। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। जैसे कि यहाँ पे इसको खोला हुआ है, दिस गार्ड सेल्स ने गेट खोला हुआ है, गार्ड सेल्स ने यहाँ गेट बंद कर दिया। ठीक है, तो जब भी यहाँ से वाटर जो है ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करता है अंदर की तरफ, जब भी पानी ज़्यादा जाता है तो गार्ड सेल्स दे गेट स्वेल अप। इसलिए यहाँ पे गार्ड सेल्स जो हैं थोड़े से फूले हुए हैं। पर जैसे ही पानी बाहर को निकलता है, जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, so what is stomata? Stomata, tiny pores present on the surface of the leaves are stomata. It helps in exchange of gases and water. These stomatal pores are surrounded by kidney-shaped cells called guard cells. Guard cells control the opening and closing of stomata. और ये guard cells they swell, फूल जाते हैं when water flows in, and they shrink, सिकुड़ जाते हैं when water flows out, जब पानी बाहर निकलता है। So this is all about stomata and guard cells. Now, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 3 एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। उन तीनों एक्टिविटीज़ में ये बताया गया है कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके वीडियो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनको ज़रूर देखिए क्योंकि उनमें से आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस या फिर जो MCQ वाले क्वेश्चंस है वो ज़रूर बनकर आएंगे। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि चाहे आप ये वाली एक्टिविटी करोगे, ये वाली एक्टिविटी करोगे, ये वाली करोगे, इन तीनों एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम जो भी प्लांट लेते हैं या जो भी पॉट लेते हैं, तो वहाँ पे हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो भी खाना उस समय प्लांट में तैयार हो रखा है, बना हुआ है, वो सारा का सारा खाना प्लांट जो है खा ले। अब ये कैसे इंश्योर किया जाता है? दिस इज इंश्योर्ड बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क रूम, क्योंकि डार्क रूम में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो जितना भी बचा हुआ खाना होगा वो सारा का सारा खाना ही इस्तेमाल होगा। और इस कारण 2 से 3 दिन तक अगर हम किसी प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे तो वो डी स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम उसमें से सारा का सारा स्टार्च, स्टार्च यानी कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो सारा का सारा स्टार्च जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा और अब उसमें कोई भी खाने का रिजर्व नहीं रहेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम आगे जाके आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट जब हम करते हैं तो स्टार्च उसके साथ ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। ओके, तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, कि जो भी हम प्लांट ले रहे हैं उस प्लांट को हम डिस्टार्च करेंगे, और दूसरा, जो आयोडीन टेस्ट होता है उसमें जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। इन दोनों बातों का स्पेशली ख्याल रखिएगा। बाकी वीडियो लिंक्स देखिए, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। मूविंग ऑन, अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। प्लांट्स में पढ़ लिया, एमीबा में पढ़ लिया, अब आती है बात ह्यूमंस की कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे कैरी आउट किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। और जो अभी तक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारे समझ में आई है दैट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ खाना खाना, खाना पचाना, उस खाने को एब्जॉर्ब करना, उस खाने को फिर ट्रांसपोर्ट करना, और बचे हुए खाने को जो कि यूज़ नहीं हो पाया या अनडाइजेस्टेड रह गया उसको बॉडी से आउट कर देना। ये है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन। ठीक है, सो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं।
What is digestion? It is the mechanical and chemical reduction of nutrients which can be then converted to energy for use. तो खाने का मैकेनिकल और केमिकल रिडक्शन, टूटना, ठीक है, मैकेनिकल जो कि हमारे दांत करते हैं उसको खाने को बिल्कुल तोड़ देते हैं, और केमिकल यानी कि जो एंजाइम्स करते हैं, ये उसके लिए बात की गई है, केमिकल शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या है? खाने को, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड ईजेशन इज रिमूवल। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन की, और डाइजेशन से पहले भी आता है इंजेशन। तो इंजेशन इज इनटेकिंग ऑफ फूड, खाना खाना, जो कि अगेन माउथ में होता है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या हो, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है वो देख लेते हैं। डाइजेशन में वी हैव माउथ, जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। वी हैव फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं। वी हैव स्टमक, वी हैव लीवर, वी हैव पैनक्रियास, एंड वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। So these all are major organs that perform a crucial role in digestion process. Okay, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ क्या क्या होता है और कौन क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ की बात करते हैं, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। फिजिकल मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स हियर विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो यहाँ फिजिकल डाइजेशन होता है खाने का, यानी कि खाने को तोड़ा जाता है, चबाया जाता है दांतों के द्वारा, और फिर उसी खाने को सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है, और ये सलाइवा जो है रिलीज किया जाता है टंग से। बेसिकली टंग के नीचे एक ऑर्गन, एक ग्लैंड होता है जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। टंग के नीचे एक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा? सलाइवा बेसिकली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारे खाने को, ताकि हम उसको ईजिली घूंट सकें। ठीक है, तो फूड गेट्स मिक्सड विद सलाइवा, टंग हेल्प्स इन च्यूइंग, मॉइस्चनिंग, रोलिंग एंड swallowing ऑफ फूड। यानी कि जो हमारी जीभ है वो खाना चबाने में भी मदद करती है, उसको खाने को गीला करने में भी मदद करती है, खाने को रोल भी करने में मदद करती है, और खाने को घोंटने में भी मदद करती है। ठीक है, अ ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ, बेसिकली माउथ में भी टंग के नीचे, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, वो एक एंजाइम रिलीज करता है, और उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस। इस नाम को याद रखिएगा, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस हमारे सलाइवा में होता है। क्या काम होता है सलाइवरी अमाइलेस का? सलाइवरी अमाइलेस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्म है। तो सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, बट हाँ, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। इसलिए रोटी खाने के बाद, ब्रेड खाने के बाद, अगर सिर्फ रोटी खाओगे या ब्रेड खाओगे तो आपको मीठा महसूस होता है, आपको स्वीट टेस्ट आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बकल कैविटी में उस समय कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसलिए ज़्यादातर वाइट ब्रेड या फिर रोटी खाकर आपको मीठा महसूस होता है। तो जब इतना प्रोसेस, इतना डाइजेशन, फिजिकल और केमिकल डाइजेशन माउथ में हो जाता है, देन इट इज़ ट्रांसफर टू इसोफेगस। अब देखते हैं फूड पाइप या इसोफेगस में क्या होता है। In esophagus, food undergoes contraction and relaxation movements, which is called peristaltic movements. तो अब जब खाना हमारे फूड पाइप में जा चुका है, टंग की मदद से खाने को हमने स्वेलो कर लिया है, तो ईसोफेगस या फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स होते रहती है मसल्स की, जिनको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। और यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स मदद करते हैं खाने को स्टमक की तरफ ढकेलने में। दे हेल्प पुशिंग द फूड टूवर्ड्स द स्टमक। ओके, और इन मूवमेंट्स को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं या पेरिस्टालसिस कहते हैं। अब जब फूड पाइप से खाना स्टमक में चला जाता है, देन दिस फूड स्टेज हेयर फॉर 3 आवर्स। तो अब खाना जो है हमारा स्टमक में पहुंच चुका है, और ये खाना जो है 3 घंटे के लिए, अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के लिए हमारे स्टमक में रहता है।
और इसी कारण की वजह से बोला जाता है कि जब आप सोने वाले हों, आपके डिनर और आपके बेड टाइम के बीच में कम से कम 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग बहुत लेट आवर्स में, बहुत लेट नाइट आवर्स में डिनर करते हैं और डिनर करके ही सो जाते हैं, दैट इज़ नॉट देयर गुड फॉर देयर हेल्थ इन लॉन्ग रन। ओके, क्यों नहीं है मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। ओके, अब ये देख लेते हैं स्टमक में होता क्या है। स्टमक हैज़ 3 गैस्ट्रिक जूसेस विच आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ओके, तो स्टमक जो है 3 गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है और इनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एसिड है, क्योंकि इसलिए वो वहाँ पे एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ एंटर कर जाता है तो ये एसिड जो है हमारे फूड फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। दूसरा, इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से, इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस सॉरी बैक्टीरिया कह रहा हूँ, इस एसिड के प्रेजेंस की वजह से स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है, जिसके कारण पेप्सिन एक्टिवेट होता है। It provides acidic medium to pepsin because pepsin works only in acidic medium। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 काम करता है। पहला काम बैक्टीरिया को ख़त्म करना जो खाने के साथ आ जाता है, और दूसरा काम पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, स्किप कर दिया, या ब्रंच जो आजकल लाइफस्टाइल में ऐड हो गया है कि ब्रेकफास्ट और लंच एक ही समय हो जाता है, जिसको लोग ब्रंच कहते हैं और बहुत ही कूल कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल बहुत सही है। मैं आपको इस HCl के बारे में बात बता देता हूँ। दिस HCl, इफ़ इट फॉल्स ऑन योर हैंड इट विल कोरोड इट विल बर्न योर हैंड। इस HCl का जो pH वैल्यू है वो इतना लो होता है कि अगर वो आपके हाथ में गिर जाए तो आपका हाथ जला सकता है। और जब आप सो रहे हो, रात को कम से कम 7-8 घंटे सो रहे हो, तो आपके बॉडी में अन्न का एक दाना नहीं जाता, आपकी बॉडी फास्टिंग कर रही होती है। एंड अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, स्किप करते हो, यानी कि उन 7-8 घंटों के साथ साथ 4-5 घंटे और ऐड कर दिया जाए, विच मीन्स ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स के लिए आप अपनी बॉडी फास्टिंग पे रख देते हो, तो क्या होता है, ये HCl सिक्रीट होता है स्टमक में, और ये HCl धीरे धीरे स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उन वॉल्स पे अटैक करना शुरू करता है। और अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल बहुत ही लंबे पीरियड तक करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। और अगर एक बार सेंसिटिव हो गई तो आप जीवन में कभी भी तीखा खाना नहीं खा पाओगे, जिसके कारण आपको अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है। और HCl के इसी एक्ट की वजह से म्यूकस जो है स्टमक को इनर लाइनिंग प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूकस है तो सारा काम बच हो जाएगा, सारा काम संभल जाएगा। हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। अगर HCl म्यूकस पे बार बार अटैक करेगा तो म्यूकस की जो लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी और वो सीधा फिर स्टमक की वॉल्स पे अटैक करना शुरू करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेकफास्ट टाइम पर लें और बैलेंस्ड मील लें। तो मैंने HCl और म्यूकस दोनों का काम बता दिया, पेप्सिन का काम बताता हूँ। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। ओके, तो स्टमक में पूरा का पूरा प्रोसेस 3 घंटे के लिए होता है, जहाँ HCl, पेप्सिन और म्यूकस अपना अपना काम करते हैं, और फिर स्टमक से ये खाना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल की मदद से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होती है वो 2 फेजेस में होती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 के बारे में बताता हूँ। पार्ट 1 में क्या होता है।
तो जो पहला फेज है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्लैंड्स या दो ऑर्गन्स, अभी हम बोलें दो ऑर्गन्स से कुछ केमिकल्स रिसीव करता है जिनको हम एंजाइम कहते हैं। ये जो दो ऑर्गन्स हैं उनका नाम है लिवर एंड पेनक्रियास। लिवर बाइल जूस भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोनों का रूल समझ लेते हैं। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज एल्कलाइन या बेसिक इन नेचर। तो हम लोगों ने जब भी पढ़ा है, हमने एसिड और बेस से शब्द सुना है, वेयर एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर होते हैं। तो HCl एसिडिक है एंड जो बाइल जूस है यहाँ पर वो बेसिक होता है नेचर में। तो लीवर से जो ये बाइल जूस, येलो कलर का बाइल जूस भेजा जाता है, क्या काम करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड को, जो फूड स्टमक से होकर आ रहा है, एसिडिक मीडियम से होकर आ रहा है, उस फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उस फूड का जो नेचर है वो थोड़ा एसिडिक हो गया क्योंकि वो HCl के अटैक से गुजर कर आ रहा है। तो लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होता है, ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में, आई रिपीट, ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड का जो नेचर है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये फूड अभी अभी पेट से आया है और पेट में एसिडिक मीडियम था। दूसरी चीज़, बाइल जूस फैट मॉलिक्यूल्स या फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करता है। सिंपल भाषा में बोलें तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ओके, तो लीवर के बाइल जूस के दो काम। बाइल जूस पहला, एसिडिक मीडियम से आने वाले फूड को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों न्यूट्रलाइज करता है? क्योंकि बाइल जूस अपने आप में ही बेसिक है। दूसरा, वो फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। अब पेनक्रियास की बात करें, पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूसेस, और ये जूसेस जो हैं अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस तीन प्रकार के होते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, जैसे स्टार्टिंग में सलाइवरी अमाइलेज कर रहा था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। मैं याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज की तरह है, और सलाइवरी अमाइलेज का काम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पेनक्रियाटिक अमाइलेज का काम भी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का है। ट्रिप्सिन का काम, ट्रिप्सिन का जो शब्द है वो मेल खाता है पेप्सिन से, और पेप्सिन हमने अभी अभी पढ़ा था स्टमक में। पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम जा रहा है, पेप्सिन ट्रिप्सिन। पेप्सिन के लिए मैंने कहा था पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, तो पेप्सिन ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का काम भी क्या हो गया? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और बचा क्या आखिरी में? फैट, वो तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फेज 1 या पार्ट 1 में लीवर और पेनक्रियास अपने अपने सिक्रीशन भेजते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फेज 2 की बात करते हैं। अब फेज 2 में फाइनल डाइजेशन होती है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन अपने खुद के एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, और ये इंटेस्टिनल जूसेस कहलाते हैं। ये इंटेस्टिनल जूसेस फाइनल डाइजेशन को प्रोसीड करते हैं, जहाँ कार्बोहाइड्रेट को फाइनली शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एंड इसी प्रकार पूरा का पूरा फाइनली जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट हो गया है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था एब्जॉर्प्शन का, कि अब जो हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो खाना देखते हैं एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो देखिए, खाने का जो फाइनल डाइजेशन हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, चलिए कैसे होता है देखते हैं।
After final digestion of food, which is done at small intestine, it is now ready to be absorbed, which takes place in the same organ itself. ये बात मैंने अभी भी बताई है कि एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। कैसे होता है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं एक बात बताऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं विलाई, इन हम कहते हैं विलाई। ये विलाई ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होते हैं। ज़्यादातर विलाई सारे के सारे विलाई ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होते हैं, और ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होने की वजह से जितना भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ होता है, वो सारा का सारा खाना विलाई की मदद से ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है। और ब्लड तो आपको पता ही है पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा तो पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड भी सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है। विलाई क्योंकि ज़्यादातर ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। जितनी ज़्यादा विलाई ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आएंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। कहने का मतलब ये है, द villi are richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. तो एब्जॉर्प्शन हो गया, और इसी के साथ मैंने आपको एसिमिलेशन भी पढ़ा दिया है कि एब्जॉर्प्शन हुआ विलाई की मदद से। विलाई का काम क्या है? विलाई के दो काम हैं। विलाई एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। किसका एब्जॉर्प्शन? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ करता है एब्जॉर्प्शन? ब्लड वेसल्स में करता है। और दूसरा काम, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बहुत छोटी छोटी। ओके। एंड एसिमिलेशन भी हो गया फिर खाने का। कैसे हुआ? क्योंकि सारा का सारा खाना जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया गया और ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, तो अब सारा का सारा एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करेंगे सभी ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम हर सेल और टिश्यू को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देगा। ओके। एसिमिलेशन के बाद आखिरी जो प्रोसेस आता है दैट इज ईजेशन। ईजेशन क्या है? ईजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हुआ है, पर जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो खाना भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सॉलिड भी भेजा जाता है, लिक्विड भी भेजा जाता है। एंड बेसिकली जो लिक्विड होता है वो तो फिर फर्दर किडनी में भेज दिया जाता है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरिन के थ्रू जो है लिक्विड फॉर्म जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। बट व्हाट इज लेफ्ट इन सॉलिड फॉर्म, जो भी सॉलिड में रह जाता है दैट इज इन लार्ज इंटेस्टाइन। और देन लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बॉडी जो है जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको आउट कर देती है विद द हेल्प ऑफ एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर एक मसल है जो कि एनस में होती है। तो आई होप सबको न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन ह्यूमंस समझ में आया होगा, डाइजेशन से लेकर ईजेशन तक। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम रख रहा हूँ, और इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए मैं वापस से सारा का सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि क्लैरिटी और आ जाए। तो सबसे पहले हमने खाना खाया। खाना खाया तो सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज किया। उस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था। उस सलाइवरी अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में या शुगर में कन्वर्ट किया। ठीक है। एंड देन उसके बाद टंग ने स्वैलोइंग में मदद करी, और उस फूड को हमने भेज दिया ईसोफेगस में। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हुए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से फूड पहुंच गया स्टमक में। स्टमक में 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl का काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में पेप्सिन काम करता है।
और HCl जो है बैक्टीरियाज को भी किल करता है जो फूड के साथ एंटर कर जाते हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, और म्यूकस का काम होता है कि जो इनर वॉल है स्टमक की, उस वॉल को बचा कर रखना इस हाईली कोरेसिव इस हाईली कोरोसिव एसिड से, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है ये एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर 3 घंटे के लिए होता है। देन उसके बाद यहाँ से खाना पहुँचा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पेनक्रियास इन दोनों के सिक्रीशन रिसीव करती है। लीवर रिलीज करता है बाइल जूस, जो कि एल्कलाइन होता है नेचर में, और एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है, प्लस फैट मॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूसेस, जहां पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेस काम करते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेस फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर्बीवोरस एनिमल्स में ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रास या प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर हर्बीवोरस जो है वो ग्रास खाते हैं या फिर प्लांट बेस्ड होते हैं, और प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है, और बहुत सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है मांस को डाइजेस्ट करने के मुकाबले। तो अगर आप मीट खा रहे हो या सेल्यूलो या फिर आप कोई प्लांट बेस्ड कुछ खा रहे हो, तो मीट के मुकाबले आपको उस प्लांट बेस्ड फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है। ओके, चलिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक हमने ये देख लिया कि लीवर और पेनक्रियास ने अपने अपने सिक्रीशन भेजे। लीवर ने बाइल जूस भेजा और पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूसेस भेजे थे। एंड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन अपने खुद के इंटेस्टिनल जूसेस रिलीज करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, एंड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, एंड प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं विलाई। विलाई क्या होते हैं? दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सभी की सभी विलाई ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन की मदद से जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड तब तक रहता है जब तक बॉडी स्टोर करके रखती है एनस में, एंड देन व्हेनेवर प्रेशर इज क्रिएटेड, एनस में एनल स्फिंक्टर मसल होती है, उस मसल के द्वारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी से आउट हो जाते हैं। So this is the whole process how ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion occurs in human beings. So this is all for today's class. I hope मैंने आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर कर दी होगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है then do contact me. I will definitely help. And एक काम और कीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इंजेशन से ईजेशन तक पूरे प्रोसेस को अपने दिमाग में दौड़ाइए स्टेप वाइज। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, डू रिविजन। थैंक यू।